दिख रहा है सबको मेरा स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, एक सेकंड नहीं बता दी बार। चैट ऑन कर लेता हूँ। ठीक। ओके, तो पिछले दिन हम लोग कहाँ थे, यानी कि कल ही। स्कूल खोल लेते हैं। तो कल हम लोग डेटा टाइप के बारे में देखे थे, ठीक है। और इंट फ्लोट सबका यूज किए थे। सी में ही बेसिकली किए थे कल सारा कुछ, ठीक है। सी में कुछ कमियां हैं डेटा टाइप में, और जिसको सी प्लस प्लस में दूर किया गया है। तो लास्ट का 4-5 मिनट हम लोग सी पी पी फाइल में भी एक बार इनपुट आउटपुट को चेक कर लिए थे। इनपुट आउटपुट लेना भी हम लोग देख लिए थे कल ही, ओके। तो 5-10 मिनट रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हम बताए थे, ठीक है। कि कोई भी नंबर्स या नेम या कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए किसी भी चीज़ को स्टोर करना पड़ता है प्रोग्राम में, तो उसके लिए हम लोगों को वेरिएबल बनाना होता है। तो बताए थे सी जो है, सी को ऐसे वेरिएबल नहीं लिखते हैं जैसे कि पाइथन में सिर्फ लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 2, तो काम चल जाता है। पर सी में ऐसा नहीं है। सी या सी प्लस प्लस, उसमें क्या होता है ना कि वेरिएबल तुमको टाइप भी बताना पड़ेगा कि वेरिएबल आखिर किस टाइप का है। उसी के लिए हम लोग डेटा टाइप्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि मेरा जो वेरिएबल होने वाला है, जो ए नाम का वेरिएबल है मेरा, वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा, ओके। यहाँ पे बी को बनाए थे, और बी को हम कहे थे कि बी मेरा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर क्या करता है, एक सिंगल लेटर होल्ड करता है, ओके। कोई भी ये सिंगल जो ये सिंगल कोट है, ये कोट है, तो ये डबल कोट नहीं, सिंगल कोट है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक ही कैरेक्टर तुम लिख सकते हो, ठीक है। एक ही लेटर लिख सकते हो, चाहे तुम एक्स लिखो, वाई लिखो, या जो भी लिखो, कोई भी अल्फ़ाबेट या इवन सिंबल भी देते हो, तो एक ही देना होगा तुमको, है ना। और इसी तरह से हम लोग कैरेक्टर करते हैं। इस सब का लिमिट, स्टोरेज, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं देख रहे हैं वरना तुम लोगों को डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। इस सब का स्कोप भी होता है, कौन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो सब भी हम लोग बाद में देखेंगे। जब कंडीशन पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हम लोग स्कोप के बारे में देखेंगे। वेरिएबल भी कितने तरह के होते हैं, ग्लोबल, लोकल, वो सब भी देखेंगे। लेकिन अभी वो सब थ्योरी पार्ट में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ नहीं कवर किया गया है। अभी बेसिकली उतना सीख लेते हैं जितना से तुम लोगों का इनपुट आउटपुट हो जाए और एक दो प्रोग्राम लिख पाओ कम से कम, ठीक है। एक और देखे थे जिस तरह से इंट फ्लोट कैर होता है, ठीक है। एक और होता है डबल। ये लार्जर डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए डबल को यूज किया जाता है, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए बताए ही थे, अगर इंटीजर को प्रिंट करना होता है तो हम लोग उसके लिए प्लेस होल्डर लिखते थे। उसी तरह से फ्लोट के लिए बताए थे कल। पीडीएफ भी जो हम भेजे होंगे उसमें देखे होंगे अगर तुम लोग, तो कि परसेंट एफ फ्लोट के लिए यूज़ होता है, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए होता है, परसेंट एल एफ डबल के लिए यूज़ होता है, ओके। और भी प्लेस होल्डर हैं कुछ, ठीक है। और भी टाइप्स हैं, लेकिन इतना अभी हम लोगों का मेन है जिस पे हम लोग काम करेंगे आगे जाके। इनपुट लेना भी देखे थे हम लोग, ठीक है। इनपुट लेना देखे थे, फाइल, एक सेकंड को। इनपुट लेने के लिए बताए थे कल कि स्कैनफ नाम का फंक्शन होता है जो हम लोगों का इनपुट लेता है, ठीक है, स्कैनफ। और ये फंक्शन जो इनपुट लेता है, इसको भी प्लेस होल्डर के साथ हमको इनपुट लेना है। सिंटैक्स देखो, अभी स्टार्टिंग में कौन कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा लिखते हैं, उसको मत सोचो। अभी स्टार्टिंग में बस याद रखो कि ऐसे तुमको लिखना होगा, ठीक है। बाद में हम लोग इस सब का मतलब समझेंगे कि क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक ए नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और ए में इनपुट ले लेते हैं। बस इतना ध्यान दो। देखो, सिर्फ हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हमको स्कैनफ फंक्शन का नाम और ए, तो इससे स्कैनफ ए को इनपुट ले लेगा, ये गलत है, ठीक है। तुमको बताना होगा इनपुट के टाइम में भी
कि स्कैनफ के लिए प्लेस होल्डर तुमको डिसाइड करना होगा, जैसे प्रिंटफ में हम लोग करते थे। ये भी एक तरह से स्ट्रिंग को ही लेता है, इस डबल कोट के अंदर जो है ना उसी को इनपुट लेगा, ठीक है। स्कैनफ भी प्रिंटफ की तरह ही वर्क करेगा, बस तुमको यहाँ पे क्या होगा, प्लेस होल्डर दे दिया हम उसके लिए, ठीक है। और हमको बताना होता है कि ए में स्टोर करना है, ए में वैल्यू को स्टोर करना है। ये गलत है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ए में स्टोर करना है, तो देखो प्रिंटफ जब लिखते थे तो एम्परसेंट का यूज नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी उसमें मौजूद था, हमको बस प्रिंट करवाना था। लेकिन जब बात स्टोर करने का होता है ना, तो हम लोग एम्परसेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना समझो कि जब भी स्कैनफ का यूज करेंगे कोई वैल्यू लेने के लिए, एम्परसेंट लगाएंगे उसके आगे, ठीक है। तो ऐसे इनपुट ले लेंगे और फिर हम चेक कर लेते हैं कि वाकई में मेरा वो इनपुट आया कि नहीं। तो हम प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं वही चीज़ को, ए को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। इतना तक प्रिंट करना तो अच्छे से जानते थे तुम लोग। फिर कंपाइल और रन करके देखते हैं, ओके। एक सेकेंड, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं और gcc input.c मेरा फाइल नाम है और ए से रन करवाए। अब देखो ये इनपुट मांग रहा है हमसे, इनपुट देते हैं हम कुछ 45 दिए, 45 आउटपुट में भी आ गया, ठीक है। तो देखो लोग अभी भी एंटर हो रहे हैं, टाइम पे नहीं आते हम तो दिक्कत हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कल, ठीक है। इनपुट भी ले लिए थे, आउटपुट भी ले लिए थे, ये तुम्हारा सी का हो गया, ठीक है। और एक प्रोग्राम भी बनाए थे हम लोग कल, ठीक है। आई थिंक सम का प्रोग्राम बनाए थे, और वो कहाँ बनाए थे, चलो कोई बात नहीं, फाइल यहाँ नहीं है, तो ऐसे करते हैं वो फाइल हम एक फिर से बना लेते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम बना लेते हैं, हम उसको इनपुट और आउटपुट को यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। sum.c बनाते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सब अधिकतर कॉलेज में पढ़ ही चुके हो, फिर भी एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं तो, ठीक है। इंट में लिखना है, रिटर्न 0 लिखना है, इतना तक तो तुमको हर एक प्रोग्राम में लिखना है, रट लो इसको तत्काल के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमको यूजर को बोलना है। बताए थे प्रोग्राम बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा, कल हम लोग डिस्कस किए थे कि ऐसे तो हम ठीक है, एक चलो पहले बनाते हैं, ए लिए और इंट बी लिए। जब ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखो ये भी सेम चीज़ है, इंटीजर टाइप का होगा तुम्हारा ए और बी, ठीक है। अब हम स्कैनफ कर लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं, %d ए के लिए, %d बी के लिए। ए को स्टोर कर लेते हैं, पहला वाला %d में जो आएगा उसको ए में स्टोर कर लेंगे, दूसरा वाला %d में जो आएगा उसको बी में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें स्टोर कर लेंगे ए और बी का सम को, ए और बी को जोड़ लेंगे। देखो जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो हमेशा याद रखना कि पहले राइट वाला इवेल्युएट होगा, ठीक है, उसके बाद वो इसमें जाके वैल्यू असाइन होगा। या तो तुम इसको 2 लाइन में कर सकते हो कि हम इसको हटा देते हैं, पहले सी बना लिए, फिर कहे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। तो पहले क्या होगा, ए प्लस बी को इवेल्युएट करेगा, कैलकुलेट करेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो सी में जाके असाइन हो जाएगा। इस इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो अभी के लिए इसको इतना ही याद रखो, ठीक है। फिर क्या किए थे हम, इस वैल्यू को सी को प्रिंट करना सबको मालूम है, सी चूंकि इंटीजर टाइप है तो %c कर दिए थे, और इतना हम लोग कल देख चुके थे। और अब देखो यही बताए थे, यहाँ पे 2 नंबर देते हैं, और ये क्या हुआ, सॉरी input.c को रन करवा दिए, आई एम सॉरी, gcc फाइल नेम मेरा है sum.c, ओके। और देखो ए से रन करवाए तो ये आ गया। देखो इस प्रोग्राम में क्या बुराई है ना, ये प्रोग्राम हमको कोई विजुअल मतलब फीडबैक नहीं दे रहा है कि आखिर हमको करना क्या है। ये प्रोग्राम रन हो गया और तुमको क्या हो गया, यहाँ पे कर्सर आके अटक गया,
हालांकि तुम बनाए हो तो तुमको पता है कि तुमको 2 नंबर देना है, ठीक है, लेकिन किसी और को दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि तुम्हारा आखिर प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो हमको थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। फिलहाल ये ऐड करके दे चुका है तुमको सम, ठीक है। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कह देते हैं ना, यूजर को कुछ लिख के देते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। तो यूजर को हम बोल दिए ऊपर में printf स्कैनफ से पहले, इनपुट लेने से पहले लिख दिए कि इंटर 2 नंबर्स, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ तुमको क्या करना चाहिए। उसी तरह से ये जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या तुम दे रहे हो तो वो भी लिख दो कि सम इज इक्वल्स टू %d। तो वो प्रिंट होगा सम इज इक्वल्स टू %d, लेकिन %d प्रिंट नहीं होगा। %d क्या करेगा, अपने बदले c को प्रिंट कर देगा। c को नहीं प्रिंट करेगा, c भी क्या करेगा, अपने बदले अपना वैल्यू को प्रिंट करेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं, देखते जाओ समझ जाओगे। अब देखो, अब थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एक फीडबैक देगा। ये अच्छा लगेगा, तुम्हारा यूजर किसी को दोगे तो वो चलो भले ही उसको नहीं पता है कि ये सम का प्रोग्राम है, तो बोल रहा है 2 नंबर तो देखते हैं, ठीक है, दे दिया। अब आ गया सम, तुम्हारा यूजर समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सम का प्रोग्राम। सिंपल है, जिस तरह से इंटीजर है उसी तरह से तुम फ्लोट का भी यूज कर सकते हो, फ्लोट को भी, ठीक है। कैरेक्टर में कल हम लोग देख रहे थे तो कैरेक्टर में एरर आ रहा था। देखो सी के टाइम में कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं वर्क करता था, ठीक है। कैरेक्टर का प्रॉब्लम हम लोग C++ में सॉल्व करेंगे, देखेंगे, वो आसान है, ठीक है। कैरेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हो, उसका एक लिमिट है ना, बताएंगे। ये हो गया तुम्हारा फ्लोट, और हर एक जगह तुमको करना होगा। जब तुम फ्लोट ए बी लिए हो तो ध्यान रहे तुमको कि फ्लोट के लिए तुमको इसको भी चेंज करना होगा, प्लेस होल्डर को भी, है ना, प्लेस होल्डर को भी तुमको चेंज करना पड़ेगा। और आउटपुट जो आएगा उसका भी प्लेस होल्डर तुमको चेंज करना पड़ेगा। और जो रिजल्टेंट सेव होगा, अभी जैसे मान लो हम रिजल्टेंट को इंट ही रख दिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस दोनों को ले तो लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ना, उसका इंटीजर वैल्यू कर देगा, डेसिमल के बाद को इग्नोर कर देगा। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको सम भी फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, मतलब डेसिमल में चाहिए। तो रिजल्टेंट भी हमारा यही होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं gcc sum.c, और ये हो गया तुम्हारा, रन करवाए, फिर बोलेगा इंटर 2 नंबर्स। इस बार हम डेसिमल में देते हैं 23.3 देते हैं, और दूसरा देते हैं 42.3, चलो ठीक है। और ये आ गया तुम्हारा रिजल्ट। तुम सोच रहे होगे कि 65.6 आना चाहिए, लेकिन ये सब क्यों आ गया, तो ये सब कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है। ये प्रेसिजन ठीक से नहीं होता है फ्लोट का, तो वो लोग हम लोग आगे जाके इसको दूर करेंगे, ठीक है। अभी इतना तुम समझ गए होगे कि ओवरऑल इसको राउंड अप करके कि यहाँ पे 6 ही हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। ओके, एनी डाउट? चलो, तुम लोग बोल नहीं रहे हो तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अभी तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब क्या है ना कि सी में तुम इनपुट लेना सीख गए, सब कुछ सीख गए। अब हम क्या बताए थे कि C++ का एक चीज़ ध्यान रहे, अगर तुमको बता देंगे, जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि हम यहाँ पे भी मेरा प्रोग्राम काम किया और यहाँ पे हम सी बना दिए। जितने भी, अगर तुम में से कोई भी ओल्डर कंपाइलर यूज कर रहे होगे तो ये काम नहीं करता है। हालांकि अब तो जितना भी कंपाइलर है उसमें काम कर जाता है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तुमको सारा वेरिएबल को सबसे टॉप पे ही इनिशियलाइज करना पड़ता है, लेकिन अब कहीं भी इनिशियलाइज कर सकते हो। ध्यान रहे बस कि उसका यूज होने से पहले उसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। मतलब वेरिएबल बनाए बिना तुम यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसी कोड को एक बार हम लोग C++ में लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं मेन पार्ट जो मेरा यहाँ से यहाँ तक, ओके, कॉपी किए और एक नया फाइल बनाए sum.cpp, ओके, और इसमें जाके पेस्ट कर दिए।
और टॉप में हमको बस क्या करना होगा, दो चीज़ लिखना होगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और एक और इसमें लिखना होता है नेम स्पेस std। ओके, ये तुम्हारा C++ फाइल रेडी हो गया। और इसी को एक बार कंपाइल करके और रन करके देख लो, क्योंकि फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। g++ डॉट, इसका एक्सटेंशन तुमको लगाना है, cpp लिखना होगा इस बार, .c नहीं लिखना है। और ए करने के बाद सेम प्रोग्राम तुम्हारा यहाँ भी काम कर जाएगा। हम आउटपुट देते हैं कुछ भी 32.3 और 43.2 देते हैं इस बार। देखो C++, ये इस बार तो वैसा कुछ वैल्यू नहीं दिया, इसका फ्लोट काफ़ी अच्छे से काम किया, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था। ठीक है, प्रेसिजन यहाँ का सही नहीं था। हम यही वाला इनपुट इस बार दे के देखते हैं, फिर से रन करवा के इसको। ठीक है, सेम इनपुट देते हैं और एक सेकेंड, g++ sum.cpp कंपाइल करवाए, रन करवाए, और चलो सेम इनपुट दे के देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ का भी सेम हाल है। अच्छी बात है कि कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सी वाला सारा कोड तुम C++ में लिख सकते हो। हम लोग बताए ही थे, सी का हर एक कोड तुम C++ में लिख सकते हो। अब सी का सिंटैक्स तो देख चुके हैं, C++ में हम लोग आते हैं, क्योंकि देखो हम लोगों को मेनली इसको आगे लेके बढ़ना है। हम सी में इनपुट आउटपुट कैसे होता है, बस यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो तुम लोगों को आना चाहिए था, कि इनपुट आउटपुट आखिर कैसे होता है सी में। ठीक है, बाकी जितना भी C++ में तुम लोग सीखोगे सी पे भी अप्लाई कर सकते हो, सिवाय कुछ चीज़ के कि हाँ उसका जहाँ लिमिटेशंस होगा वो बता देंगे कि हाँ ठीक है सी में ये तुम्हारा काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करके देखेंगे, सी का भी बनाएंगे, C++ का भी बनाएंगे, क्योंकि देखो तुम लोगों को सीपी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है कोड से वगैरह पे जाके, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। तो C++ भी करना वहाँ से, वरना सी में बहुत सारा सिली मिस्टेक होने लगेगा तुमको, और तुम उसको रिजॉल्व करते ही टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। तो C++ को ही चुनना। तो देखो यहाँ भी वही करेंगे, इंटीजर ले लिए a और b ले लिए। ठीक है, a b लेने के बाद इसमें क्या होता है ना, बताए थे कल भी, लास्ट टाइम बताए थे कि यहाँ पे सी आउट एक आता है। ठीक है, इसके जरिए हमको आउटपुट करवाना होता है। हमेशा याद रहे, चाहे तुम्हारा सी हो या C++ हो, स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट के लास्ट में ध्यान से देखो कि हम सेमीकोलन को यूज कर रहे हैं। इसमें भी देखो सेमीकोलन को यूज कर रहे हैं, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो। हेडर फाइल में मत यूज कर देना, ना ही किसी फंक्शन के करली ब्रेसेस या ये स्मॉल ब्रैकेट के बाद में लिखना। ठीक है, तुमको स्टेटमेंट, इस टाइप का स्टेटमेंट फिलहाल के लिए तुम याद रखो कि इस सब में लिखना है। ठीक है, और कहाँ नहीं लिखना है उसको हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, इसको यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हो, कंडीशंस में नहीं यूज़ कर सकते हो। तो बस जो स्टेटमेंट है अभी तुम्हारा, वहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में देना है, ये बताता है कि इस स्टेटमेंट का अब एंड हो चुका है। ठीक है, फिर सी आउट आउटपुट के लिए होता है, सी इन तुम्हारा इनपुट के लिए होता है। ठीक है, तो सी इन ले लिए ए को और सी इन ले लिए बी को। ठीक है, तुम दोनों को एक साथ भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे उसमें दोनों को एक साथ % करके ले लिए थे, यहाँ पे भी दो बार इसको करके हम ले सकते हैं दोनों को एक साथ। ठीक है, इनपुट फिलहाल के लिए अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम एक एक करके ले लो। ठीक है, एक बार इनपुट ले लिए और अब दूसरी बार इनपुट ले लिए, सेव किए। और अब क्या करना है, हमको फिर से एक इंटीजर बनाना है सी नाम का, जिसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं ए और बी का सम, और फिर क्या करते हैं उस सी को सी आउट कर देते हैं। ठीक है, उस सी को सी आउट कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें क्या होता है ना, C++ में डायरेक्ट तुम कर सकते हो, ऐसे हम डायरेक्ट सी आउट सी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता था सी में कि तुमको प्लेस होल्डर देना पड़ता था, ये सब देना होता था।
अगर तुम यहाँ पे प्रिंटफ का यूज करते हो सी प्लस प्लस फाइल में जाने के बाद भी, तो तुमको वो चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन सी आउट एक ऐसा फंक्शन है जहाँ तुमको प्लेस होल्डर का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, सिर्फ सी आउट सी किए, मेरा आंसर आउटपुट हो जाएगा। हम देखो कंपाइल करके देखते हैं, जी प्लस प्लस सम डॉट सी पी पी, और ए से कंपाइल किए, सॉरी ए से रन किए, जी प्लस प्लस से कंपाइल हुआ, और फिर से इसको ऐड कर दिए। ओके, और अब देखो आ गया तुम्हारा सम। ठीक है, अब मान लो हमको इसको तो ऐसे लिख दिए सी को डायरेक्ट सी, मतलब तुम एक चीज समझ लो कि इसको डायरेक्ट लिख दिए, हमको क्या करना है, कुछ ये भी बताना है कि सम इज इक्वल्स टू लिखना है। तो तुमको देखो ये तुम्हारा एक स्टेटमेंट हुआ, तुम सम इज इक्वल्स टू को, चूंकि वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, सम इज इक्वल्स टू, ठीक है, और तुमको ये फिर से लगाना होगा। जितना नया चीज देखो, जितना भी चीज प्रिंट करते जाओगे, हर एक चीज के लिए, हर एक वेरिएबल के लिए या हर एक स्ट्रिंग के लिए या कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, हर एक के लिए तुमको ये देना होगा, एक नया चीज ऐड करने के लिए ये डालना होगा। यही है तुम्हारा प्रिंट। और इस सी आउट क्या करता है, उसको तुम्हारा प्रिंट कर देता है टर्मिनल पे, कंसोल पे, जिसको इसीलिए इसको सी आउट भी बोलते हैं, कंसोल आउट, और इसको बोलते हैं कंसोल इन। ठीक है, शॉर्ट में सी इन और शॉर्ट में सी आउट लिखते हैं उसी को। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सम इक्वल टू, फिर क्या प्रिंट होगा तुम्हारा सी। यहाँ पे %d लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब सी आउट क्या है, जरूरी नहीं है सी आउट कि हमेशा स्ट्रिंग को ही प्रिंट करेगा, कोई भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। जैसा प्रिंटफ करता था वो उसी को प्रिंट करता था जो डबल कोट में हो, लेकिन यहाँ पे देखो सी डबल कोट में नहीं है, फिर भी सी का वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर इसको डबल कोट में डाल देंगे सी को, तो वो डायरेक्ट सी प्रिंट कर देगा, उसका वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करके फिर से रन करवाते हैं और देखोगे इस बार दोनों काम कर जाएगा। कुछ भी ले लेते हैं, 23 सम इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, सी प्लस प्लस का भी सम का प्रोग्राम तुम लोग देख चुके हो। इसी तरह से तुम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी चाहो बना सकते हो। कितने तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सब भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल बता देते हैं, ऐसा करते हैं कमेंट लिख के यहाँ पे बताते हैं तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। हालांकि मैथमेटिक्स का तो हर एक काम कर सकते हो, लेकिन ये जो है तुम्हारा एडिशन ऑपरेटर, ये ऐड करने के लिए जो ऑपरेटर है, तो और कौन कौन से मौजूद है देख लो। इसमें भी कमेंट वैसे ही लिखना है। ठीक है, तुम सम का यूज कर सकते हो, माइनस का यूज कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक सिंबल से, ठीक है, डिवीजन। और ये जो डिवीजन है ना, इस डिवीजन को ये तुम्हारा इंटीजर डिवीजन है, और इंटीजर डिवीजन ने मतलब सिंपली समझो ये तुमको डिवाइड करेगा, और उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, कोसेंट ही बोलते हैं आई थिंक ना, जितने से डिवाइड होता है। ठीक है, वो तुमको प्रिंट देगा। अगर तुमको रिमाइंडर लेना है तो रिमाइंडर के लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस आई थिंक ऐसे ही लिखते हैं, मॉडुलस, हाँ यही लिखते होंगे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो इग्नोर करना। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो मॉडुलस का हम लोग यूज करते हैं। और एक और होता है आई थिंक, नहीं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, मैथमेटिक्स के लिए इतना इनफ है, और भी होता होगा तो बाद में देखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतने ऑपरेशन कर सकते हो। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर तुमको देगा हमेशा, ये तुमको कोसेंट देगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन, सॉरी। ठीक है, तो जैसे अभी हमको मान लो ए और बी में होता, और हमको चेक करना होता कि उसका रिमाइंडर क्या है। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम अगर मॉडुलस लिख देंगे तो रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम में लिख दिए, लेकिन तुम चेक कर सकते हो मॉडुलस तुमको रिमाइंडर देगा। तो हम कुछ ऐसा देते हैं जिससे रिमाइंडर मिल जाए, 45 देते हैं और 7 देते हैं। ठीक है,
रिमाइंडर मिला हमको 3, तो हाँ ऑब्वियसली 3 ही रिमाइंडर मिलेगा। 42 तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा तुम्हारा 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। ओके, ये तुम्हारा रिमाइंडर ऑपरेटर करता है। ये कुछ तुम्हारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर मौजूद हैं, इसका यूज कर सकते हो तुम। अगर कैलकुलेटर बनाना है तो इस सब को ही यूज करोगे। ये तुम्हारा क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ऐसा नहीं है तुमको डेसिमल देगा, चलो इसका भी यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। डिवीजन अगर प्रोग्राम बनाना हो तो अगर इसका यूज करोगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, ठीक है। फिलहाल फाइल नेम अभी भी सम ही है, और फिर से हम करते हैं 45 और 7 को ही, 45 और 7 को ही। तो देखो यहाँ पे 6 आया, 6 पॉइंट समथिंग नहीं आया। अगर तुम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 ही आया। क्यों? क्योंकि ये जो है इंटीजर है, रिजल्टेंट तुम्हारा इंटीजर सेव हो रहा है, तो ऑब्वियसली 6 के बाद अगर डेसिमल जो भी होगा उसको इग्नोर कर देगा। ओके, तो ये तुम्हारा डिवीजन भी हो गया, और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नया नहीं है। जस्ट इसका यूज करो, मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें कंफ्यूज हो जाता है लोग कि हाँ अगर तुम फ्लोट लिखोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे देगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही है, अब तुम सोचोगे कि नहीं हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं तो मेरा आंसर फ्लोट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम सोचोगे कि ठीक है मेरा इंटीजर इंटीजर है, ठीक है, एक दो को आगे जाके तुम इसमें उलझ सकते हो। हम क्या करते हैं ना, इसको फ्लोट लिख देते हैं। अब तो कहोगे तुम कि 45 डिवाइडेड बाई 7 किए, ठीक है, ये आ गया 6 पॉइंट कितना होगा, 6.2 समथिंग, ठीक है, 6.2 मान लो, ठीक है। तो अब ये 6.2 समथिंग आया, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे कि 6.2 समथिंग तो फ्लोट सी में स्टोर हो सकता है कि नहीं? तो आंसर तुम्हारा 6.2 समथिंग आना चाहिए, क्योंकि हम फ्लोट को कर रहे हैं। देखो तुम्हारा क्या आता है आंसर, पता नहीं, हम करके देखे तो नहीं है, पर मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। चलो फिर से उसी को करते हैं, 45 और 7 को नहीं आना चाहिए। ये तुमको 6 पॉइंट समथिंग ही आएगा। देखो अभी भी 6 ही आया, कंपाइल हुआ कि नहीं? हाँ ठीक है, ठीक है, 6 ही आया। क्यों? कोई बता सकता है हमको 6 क्यों आया? सर इनपुट जब आपका इंट में रहेगा तो आउटपुट भी हमेशा इंट में ही आएगा। हाँ एक तरह सही है, बहुत अच्छा। देखो इसमें क्या होता है ना कि हम तुमको ये बताए थे कि जब तक इसको इवेल्युएट नहीं करेगा तब तक वो इसमें असाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसको इवेल्युएट करेगा। तो जो क्या किया ना, ए और बी को डिवाइड किया। ओके, तो ए और बी को डिवाइड किया तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर लिखा के आ गया 6। मतलब इसके बदले अगर हम इसको कमेंट करते हैं तो तुमको लिखा गया 6, ठीक है। 6 इसीलिए लिखाया क्योंकि ए तुम्हारा 45 था जो कि इंटीजर था, बी तुम्हारा 7 था वो भी इंटीजर था, तो यहां पे रिजल्टेंट उसका इंटीजर आया, ठीक है। हमेशा याद रखना रिजल्टेंट जब भी होगा वो इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। अब उस इंटीजर को तुम फ्लोट में सेव करो या किसी भी चीज में सेव करो, ठीक है, वो रहेगा तो इंटीजर ही ना। यहाँ पे 6 लिखा के आया ही तो वो 6 पॉइंट समथिंग क्यों प्रिंट करेगा, है ना। इसीलिए अगर हम इस दोनों को फ्लोट कर देते हैं, अगर हम इस दोनों को फ्लोट कर देते हैं तब तुम्हारा डिवीजन क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को भी शो करेगा। मतलब उसके बाद क्या होगा ना, तब तुम्हारा फिर से 45 7 को लेते हुए अब देखो 6.4 समथिंग आया, ठीक है। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, इग्नोर करो, ठीक है। तो अब ये आ गया। तो यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट है ना, ये यहाँ पे रखा गया समझ लो। अब उसको रखाने के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, यहाँ पे 6.42 जो भी था वो लिखा गया। इसको ऐसे लाइन बाय लाइन समझा करो। ये लिखाने के बाद उसको क्या किया, पहले ये यहाँ पे लिखा के आ गया, उसके बाद ही वो सी में जाके असाइन हुआ, ठीक है।
तो हमेशा याद रखो, जब तक राइट साइड वाला इवेलुएट नहीं होगा, जब तक ये वाला अपना कैलकुलेशन फिनिश नहीं करेगा, तब तक इसमें वैल्यू जाएगा नहीं। कैलकुलेशन फिनिश करके तुमको रिजल्टेंट दिया, उसके बाद वो उसका आंसर वहां चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा सम का प्रोग्राम। अब मेरे ख्याल से तुम लोग होमवर्क ले सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, हम तो सोच रहे थे कि तुमको गिट थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा ना कि होमवर्क दे पाएंगे तुम लोगों को, लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग गिट पे करेंगे। ठीक है, नहीं अगर इस क्लास में होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान से दो, हम लोग जो ये लिखते हैं ना सी इन और सी आउट, जब इस पे हॉवर करते हैं तो देखो ये लिखा के आ रहा है एस टी डी सी इन, ये दिख रहा है यहाँ पे जो आता है एस टी डी सी इन, एस टी डी आई स्ट्रीम, ये सबको इग्नोर करो, लेकिन एस टी डी सी इन दिख रहा होगा, एस टी डी डबल कॉलन सी, इस पे भी जाओगे एस टी डी डबल कॉलन सी आउट। तो तुम ना, ये क्यों होता है कि अगर ये वाला लाइन, सेकंड वाला लाइन अगर नहीं लिखते हो तो तुम्हारा कोड काम नहीं करेगा। देखो अब ये सी आउट नहीं पहचानता है। नेम स्पेस नाम का कॉन्सेप्ट होता है सी प्लस प्लस में, हम लोग पढ़ेंगे उसको। फिलहाल के लिए याद रखो कि अगर तुम वहाँ पे नहीं देते हो, तुमको हर एक को के आगे नॉइज आ रहा है, सॉरी विसर्जन का टाइम है। ठीक है, तुमको ये लगाना होगा, हम माइक ऑफ करके एक मिनट क्या करते हैं, इसको कंपाइल करके दिखाते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? थोड़ा देर के लिए वेट करो, ठीक है, 2-3 मिनट ये चला जाएगा, उसके बाद हम ऑन करेंगे माइक को। तब तक लिख देते हैं जो कंटेंट। चलो थोड़ा दूर गया, मेरा आवाज़ आ रहा है? देखो ज़रा, बताओ। हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है, एक सेकंड, वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है।
ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे? देखो, लास्ट वाले में क्या देख रहे थे कि क्या बताए थे कि ये लिखना होता है, ठीक है, हर एक को। ये जो है ना नेम स्पेस है, ठीक है। ओके, ये इन्वर्ट हो गया। ये क्या होता है अभी के लिए इग्नोर करो। बस ये समझो कि ये सी आउट ना एक तरह से फंक्शन ही है, ठीक है। ये एक तुम्हारा फंक्शन टाइप का है, ठीक है, जो प्रोवाइड किया गया है तुमको सी प्लस प्लस के द्वारा। और ये क्या करता है, तुमको आउटपुट करवाता है, जैसे प्रिंट एफ था तुम्हारा सी में, ठीक है, स्क्रीन पे आउटपुट करवाएगा। और इसको एक्सेस करने के लिए तुमको एस का यूज करना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबली इस एस को ऊपर में डिफाइन कर देते हैं इसके जरिए यूजिंग नेम स्पेस एस। तो अब क्या होता है कि ये एस यूज में रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम इसका कोई भी फंक्शन को यूज करेंगे एस में जो भी डिफाइन किया गया होगा उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखो एक चीज़ बताते हैं, वेरिएबल जो हम तुम लोगों को बताए थे, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखो कि जो तुम लोगों को वेरिएबल बताए थे उसमें हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे वेरिएबल लिखे थे इंट, ये क्या हो रहा है, ठीक है, इंट ए लिखे थे। हाँ, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज कर रहे हैं। देखो उसमें क्या था ना कि एक चीज़ देखो, जब भी कोई फंक्शंस यूज करते हैं हम लोग उसमें, जैसे कि हम लोग प्रिंट एफ यूज करते थे, ठीक है, तो हम लोग इसमें करली ब्रेसेस का यूज करते थे कोई भी चीज़ को लेने के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ में ये करली ब्रेसेस नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका यूज करते थे, ठीक है। और इसी तरह से जो भी बनाया होगा इसको, ये हम लोग नहीं करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वो क्या डिफाइन कर दिया कि सी आउट लिखने के बाद हम लोग जब भी इसका यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके आगे जो भी आएगा उसको वो आउटपुट कर देगा, ठीक है। ये दो इसको याद कर लो बस तुम अभी के लिए, ठीक है। एग्जैक्ट क्यों होता है उतना डीप में हमको भी नहीं मालूम, ठीक है। बस इतना याद रखो कि जब भी तुमको नया चीज आउटपुट करना होगा तो तुमको इस लेस देन सिंबल का यूज करना होगा। तुमको कितना भी चीज आउटपुट करना हो, जैसे कि हम देखो बताते हैं तुमको, ठीक है। जैसे कि हमको सी आउट करना है हेलो, ठीक है, एक और सी आउट करना है, एक और सी आउट करना है हाय, एक और सी आउट करना है हमको, ठीक है, हाउ आर यू। तुम कितना भी चाहे तो इसको लिख के सी आउट करवा सकते हो। हम ए को भी सी आउट करवा सकते हैं, ए चूंकि वेरिएबल है तो इसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे। देखो ये ऑटोमेटिक मेरा एडिटर इंडेंट कर दिया, लेकिन ये वन लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो ये लिख दिए, तो कितना भी चीज है इसको लगा के तुम सी आउट करवा सकते हो। हाँ, आउटपुट को कंसोल करने के लिए, हाँ सही बात है, कंसोल पे आउटपुट करने के लिए, आउटपुट को कंसोल करने के लिए नहीं, कंसोल पे आउटपुट करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं। कंसोल तुम्हारा क्या होता है ना, कंसोल अगर तुम कंफ्यूज हो कि कंसोल क्या होता है, तो जो तुम्हारा स्क्रीन है, टर्मिनल, जो हम लोग फर्स्ट डे डिस्कस किए थे कि टर्मिनल किसको कहते हैं, तुम्हारा सीएमडी क्या है, तो इसको एक तरह से कंसोल भी कहते हैं। ये जो तुम्हारा ब्लैक स्क्रीन आता है सीएमडी का स्क्रीन, ये जो है इसको तुम कंसोल भी कह सकते हो। यही सीएमडी, यही जो सीएमडी है वही सीएमडी, देखो यहाँ हम लोग इंटरनली वीएस कोड में यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सीएमडी हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो यही तुम्हारा कंसोल हुआ, इसी को तुम लोग टर्मिनल भी कह सकते हो, ठीक है। और अगर लिनक्स में जाओगे तो और भी बहुत सारा नाम आ जाता है, लेकिन फिलहाल के ये दोनों है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो ज़्यादातर यूज होता है। कुछ लोग सेल को भी बोल देता है कि ये तुम्हारा टर्मिनल है, पर ऐसा नहीं है। पर लेकिन एक चीज़ तुम समझो कि ये जो प्रॉम्प्ट होता है ये सेल प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम इनपुट डालते हो तो इसका जो कंपाइलर होता है वो तुमको कंपाइल करता है हम लोगों का कमांड को, वो उसके बिहाइंड द सीन सेल काम करता है, ठीक है, लिनक्स में। और इसमें भी एक बैच काम करता है विंडोज़ में। तो ये सब थोड़ा अलग चीज़ है, हम लोग जब लिनक्स देखेंगे तो इसको डीप में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इग्नोर करो। बस ये याद रखो कि ये जो तुम्हारा स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन जिस पे हम लोग कमांड लिख रहे हैं, यही तुम्हारा कंसोल है, यही तुम्हारा टर्मिनल है। तो सी आउट, कंसोल आउट जिसको बोलते हैं, तो इसको लिख के ये लेस देन दे के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आउटपुट करवा सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और
हेलो हाउ आर यू, ठीक है। मतलब जितना भी चाहो तुम इसका अनुवाद, हम सेमी कोलन दे दिए तो याद रखे सेमी कोलन दे दिए, उसके बाद अंत हो गया उस सी आउट का। अब वो सी, अब ऐसा नहीं है कि फिर से आ गया मेरा मन किया हम फिर से ए को आउटपुट करवा दिए, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेमी कोलन देने के बाद एंड हो जाता है तुम्हारा, जितना भी कार्यक्रम है समाप्त हुआ यहीं पे, ठीक है। अब ये तुम्हारा आउटपुट कर देगा। और चलो इस चीज को देख ही लेते हैं करके। ये मत सोचना कि मेरा यहाँ न्यू लाइन में लिखा हुआ ये मेरा प्रिटियर कर रहा है, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, इसको डिसेबल कर दें क्या? रुको, इसको डिसेबल करते हैं। ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ काम के लिए इसको रखे थे, ठीक है। इतना जो कर दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैसा लिखा हुआ है तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारा आउटपुट भी न्यू लाइन में आएगा। 1.cpp है ना फाइल का नाम, ठीक है। फिलहाल एरर आया है, क्या एरर आया है देखो। एरर क्या है कि हालांकि अभी तुमको एरर पढ़ना तो नहीं सिखाएंगे, पर तुम समझ सकते हो। सर सर ए को कुछ वैल्यू नहीं दिया है और उसको हाँ प्रिंट सही करवा। बात है, सही बात है। हाँ तो तुम ये चीज देखो, ए को कोई वैल्यू नहीं दिया है और इसको प्रिंट करवा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इतना जो लिखा है ना, ये उसी के लिए ऑब्वियसली लिखा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ठीक है। ए को इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, या तो तुम सीन के जरिए वैल्यू लो, फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली कुछ वैल्यू लिख देते हैं, सॉरी सेव करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं कंपाइल और रन करवाते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं थोड़ा। G++1.cpp ए लिखेंगे और तुम्हारा आउटपुट हो जाएगा। देखो जरा गौर से कि सब एक साथ हो रहा है, और क्या किसी के बीच में स्पेस है? नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब, तुम सोच रहे हो कि अगर यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है हाउ आर यू के बीच में, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे हम स्पेस यूज किए हैं इसलिए है। जैसे देखो ये स्टेटमेंट, ये एक सिंगल, ये एक स्टेटमेंट हुआ, ये एक स्टेटमेंट हुआ लेस देन के बाद, फिर ये एक अपना खुद का स्टेटमेंट हुआ, ये फिर अपना एक स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे हेलो के बाद कोई स्पेस नहीं है, तो जैसे ही नया स्टेटमेंट आएगा साइड बाय साइड उसका बिना कोई स्पेस के वो लिखा जाएगा, ठीक है। साइड बाय साइड लिखा गया, जस्ट हेलो के जस्ट बाद हाई लिखा गया बिना कोई स्पेस का, फिर इस हाई के बाद भी कोई स्पेस नहीं है, या इस हेलो के पहले कोई स्पेस नहीं है, तो साइड बाय साइड वो लिखा गया, फिर ए भी लिखा गया। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे स्पेस है, वो स्पेस स्पेस तुमको जब भी यूज करना होगा तो डबल कोट के अंदर का स्पेस वैल्यू में आएगा, ठीक है। मतलब उसको अगर तुमको स्पेस देना है तो या तो तुम थोड़ा सा अपना मन लगा के डबल कोट के अंदर लिख दो स्पेस को, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो तुम क्या करो, सबके अंदर एक एक स्पेस दे दो, सबके अंदर एक एक स्पेस दे दिए, इसके भी लास्ट में जाके एक स्पेस दे दिए, अब वो स्पेस आ जाएगा यहाँ पे G++1.cpp, ठीक है। अब आ गया, जिस तरह से प्रिंटफ में न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग लिखते थे, यहाँ पे भी न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग दे सकते हैं। \n, हमेशा \n को डबल कोट के अंदर लिखोगे तभी वो काम करेगा, ठीक है। फिर से प्रेटियर काम कर गया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको रीस्टार्ट करना होगा आई थिंक VS कोड को। G++, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो। देखो अब सब न्यू लाइन में आ रहा है, तो ये तो तुम समझ गए। एक चीज देखो, अब इसको हम मिटा रहे हैं। C++ में न्यू लाइन के लिए एक C++ का खुद का सिंटैक्स है, हेलो, ठीक है। और \n तो देते ही हैं हम लोग, लेकिन C++ क्या करता है, इंडेल लिखता है। तो इंडेल जो है ना, अभी के लिए इतना समझो कि जब भी तुम इंडेल लिखते हो तो वो इसको रिप्लेस करके \n लिख देता है, ये लिख देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, न्यू लाइन तुम्हारा यूज हो जाता है। जैसे देखो हम इसको यूज करते हैं, क्यों बार बार न्यू लाइन आ रहा है, एक सेकेंड रुकना जरा, हम रिस्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को, तुम लोग ऐसे लिखने लग जाओगे, लगेगा कि नहीं यही इसका सिंटैक्स है। ऐसा बिल्कुल भी सिंटैक्स नहीं है, ये हम एड ऑन इंस्टॉल किए थे,
और वही इस पे काम कर रहा है। हेलो इंडेल, ओके। हाँ ये हुआ ना बात, अब नहीं आया, ठीक है। उसको डिसेबल किए थे, रीस्टार्ट करना बस जरूरी था। G++1.cpp कंपाइल किए और ए से रन करवाए, ये तुम्हारा हेलो आ गया और एक न्यू लाइन देखो तुमको आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और लिखते हैं, अगर सी आउट देखे तो वो न्यू लाइन में आ जाएगा, ओके। देखो जरा, आया ना। तुम इस सब को एक लाइन में भी लिख सकते थे, तुमको दोबारा सी आउट नहीं देने का मन था तो तुमको वही बताएं कि इसके बाद जितना भी चीज़ चाहिए तुमको आउटपुट करवाना है, इसके बाद तुम उसको यूज कर सकते हो, चाहे तुम्हारा इंडेल हो या चाहे तुम्हारा \n हो या चाहे तुम्हारा कोई नाम हो, कुछ भी। हाँ, अगर ये कह रहे हो तुम तो सही बात है, कम टाइम लगेगा टाइप करने में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम अगर हेलो के अंदर टाइप करते हो कम टाइम लगेगा टाइप करने में, लेकिन एक बात है, हमको लगा कि तुम वो बोल रहे हो कि \n बेटर है इंडेल से। इसको जब तुम सीपी करोगे तब तुम पढ़ोगे इसके बारे में कि \n थोड़ा फास्टर है इंडेल से, तो इंडेल को अवॉइड करते हैं हम लोग सीपी के टाइम में, ठीक है। बहुत लोग इंडेल को लिखेगा ही नहीं, लेकिन अभी के लिए उतना मत सोचो, अभी तुम पहले C++ सीखो, ठीक है। लेकिन \n थोड़ा फास्टर है, लिखने में नहीं, वो कंपिलेशन में भी फास्ट है, ठीक है। तो इसको करना, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 बार न्यू लाइन दे दिए, एक तो ये इंडेल दे देगा, एक तुम्हारा ये दे देगा। मेरा एड ऑन डिसेबल नहीं हुआ है तो आज के लिए इग्नोर करते रहना, ये ऑटोमेटिक न्यू लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये समझ लेना साइड बाय साइड है तुम्हारा, ठीक है। G++1.cpp हेलो, और देखो, ठीक है, एक न्यू लाइन यहां पे है और एक न्यू लाइन यहां पे है, ठीक है। 2 न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया तुम्हारा। ये न्यू लाइन क्या किया, जैसे देखो पहले हेलो आया, हेलो के बाद इंडेल काम किया, तो अब जो भी आएगा वो इस लाइन में आएगा, फिर इस लाइन में भी हम लोग \n दे दिए, यहाँ पे देखो। तो अब क्या किया, \n फिर से इस लाइन में लेके चला आया, नया भी जो भी लिखेंगे अब वो यहाँ पे आके लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सी आउट को यूज कर सकते हैं। अब एक आता है सी इन, जो बताए थे इसमें इनपुट लेने के लिए। सी आउट और सी इन पे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तो देखो सी इन और जस्ट ए, तो सी इन के बाद हमको ये ग्रेटर देन का सिंबल देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को जितना भी है, जैसे अभी ए है, हमको बी भी अगर लेना होता तो हमको बी के लिए भी एक और ये लगा देना है, या तो तुम 2 बार सी इन लिख दो, या तो जितना भी चीज लिखना है, सी लेना था तो सी, ठीक है, डी लेना था तो डी, ई लेना है तो ई, ये सबको एक ही बार में ले लेगा इनपुट, समझ रहे हो। तो तुम ऐसे लिख सकते हो। फिलहाल हम ए और बी का ही लेते हैं, ये हम तुम लोगों को सम वाला प्रोग्राम को अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चूंकि हम लोग यूज किए थे इसको यहाँ पे सीपीपी में, देखो यहाँ पे जैसे देखो इसको दोनों अलग अलग लाइन में लिखे थे, उसको एक साथ लिख सकते हैं, ग्रेटर देन यूज करके, ठीक है। आ गया। इस बार कोई प्रोग्राम में फीडबैक नहीं देते हैं, डायरेक्ट हम आउटपुट करवा देते हैं, सीधा सीधी, कोई सी नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम इसको आउटपुट करवाते हैं, क्या, A+B। C++ में ये भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट आउटपुट करवा दिया A+B, क्योंकि इसमें हम लोगों को वो नहीं देना पड़ता है, प्लेस होल्डर। फीडबैक नहीं है तो सीधा सीधी वैल्यू दो और तुम्हारा कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। इसका वैल्यू तुमको आउटपुट करके दे दिया। तुमको अगर लिखना था सम इज, तो डबल कोट के अंदर लिख दो सम इज और डबल कोट को क्लोज करो, और ऐसा नहीं, इसको ऐसे मत छोड़ देना, ऐसे छोड़ दोगे तो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि सम इज एक अलग स्टेटमेंट है और ये एक अलग स्टेटमेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। तो सबको अलग करना होगा तुमको, ठीक है। मतलब जितना भी अलग डेटा टाइप या अलग आउटपुट यूज करोगे, अलग टाइप का आउटपुट यूज करोगे, उसके लिए तुमको ये यूज करना होगा।
ये किस टाइप का आउटपुट है तुम्हारा? ये है तुम्हारा स्ट्रिंग आउटपुट, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। ये एक कैरेक्टर है, एस एक कैरेक्टर है, यू एक कैरेक्टर है, एम एक कैरेक्टर है, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। अब ये तुम्हारा इंटीजर है, समझ रहे हो? इस दोनों का सम इंटीजर आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा कुछ और आता, ठीक है हमको। तो इसीलिए तुमको हर एक अलग डेटा टाइप के लिए अलग एक अलग ये आउटपुट कैरेक्टर यूज करना होगा, लेस देन वाला, ठीक है। तो ये तुम समझ गए। और अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा प्रोग्राम समाप्त हुआ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, चूंकि एंड में बहुत लोग भाग जाते हैं, तो कोशिश करना, ठीक है। हम एक फॉर्म ही बना देंगे तत्काल के लिए, मतलब गूगल फॉर्म ही बना के डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन दे देंगे, तुम लोग क्या करना ना, अपना कोड सबमिट कर दिया करना उसमें लिख के, ओके। जस्ट कोड कहीं पे लिखो, कॉपी पेस्ट करो, उसमें डाल दो। और अगर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करोगे तो पता चल ही जाएगा हमको, ठीक है। तो उसमें डाल देना, ठीक है। हम चेक कर लेंगे, क्योंकि 2 दिन अभी क्लास बंद रहेगी, कल तो छुट्टी ही रहेगी। और उसके बाद हम लोग मंडे को गिट पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तुमको, जैसे उसमें आईओ स्ट्रीम, और देखो एक कोई लिखा था आईओ स्ट्रीम डॉट एच होगा। तो देखो C++ का क्या है ना, कि C++ में डॉट एच को तुम ओमिट कर सकते हो। हाँ सही बात है आशीष, ऑनेस्टली पढ़ाई करना है। तो C++ में ना तुम क्या करो ना, इसको ओमिट कर सकते हो, डॉट एच को। ओमिट करना मतलब ऑब्वियसली जानते हो, ओमिट करना मतलब उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। अगर इंग्लिश में ओमिट वर्ड का पढ़े होगे तो मतलब इसको छोड़ सकते हो, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लिख देते हो तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन पता नहीं एरर क्यों आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी बुराई नहीं है। हो सकता है ये नया वाला कंपाइलर अब एरर देने लगा होगा नया स्टैंडर्ड में, लेकिन पहले के टाइम में हम लोग लिख देते थे तो कोई दिक्कत नहीं आता था। क्या बोला है, नो सर्च फॉर आईओ स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। हो सकता है अब एरर आ रहा है, ठीक है। पहले नहीं आता था एरर, काफ़ी समय से हम इसको ट्राई नहीं किए हैं, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कोई ओल्डर कंपाइलर यूज कर रहे हो तो या फिर इवन बहुत सारे बुक में भी आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखा रहता है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये क्या हो रहा है ना, चेंज होते रहता है, हर एक बार एक नया स्टैंडर्ड बनता है जिसमें कुछ रूल्स बनते हैं। जिस तरह से तुमको बताए थे कि इंट मेन को इंट में लिखना है, वॉइड मेन नहीं लिखना है, कुछ लोग लिखते हैं। तो हर एक बार क्या होता है ना, एक नया स्टैंडर्ड बनता है जिसमें कुछ पुराने रूल्स को हटाया जाता है। देखो यहाँ पे ये एरर देने लगा, हमको जहाँ तक याद है लास्ट टाइम हम जब इसको यूज़ किए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब ठीक है, ये एरर देने लगा है, तो इसको ओमिट कर दो। लेकिन अगर तुम खुद का कुछ बनाते हो हेडर फाइल, तो वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारा में लिख देते थे हम लोग, मैथ डॉट एच तो यूज किए ही थे, पता नहीं ये कब से एरर आ रहा है, मैथ डॉट एच, ठीक है, इस पे काम कर गया, ओके। आईओ स्ट्रीम डॉट एच भी होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, ये वाला कंपाइलर तुमको एरर दे रहा है। तो देखो तुमको थोड़ा देखना होगा पुराने बुक्स में जो भी है, मैथ डॉट एच के बदले तुम सी मैथ भी लिख सकते हो, ओके। मतलब जितने भी डॉट एच थे ना, उसके आगे हम लोग सी लगा के C++ का यूज कर सकते हैं। सी का जितना भी हेडर फाइल था तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सी में जितना भी था, जैसे कि stdio.h, stdio.h, ओके। सी का हर एक हेडर फाइल को तुम लोग यूज कर सकते हो, हैश इंक्लूड, और भी बहुत सारे हेडर फाइल देखोगे, मैथ डॉट एच अभी बताए हैं तुम लोगों को, ठीक है। और कोनियो होता है, लेकिन हम देखे हैं कि कहीं ना कहीं कोनियो एरर देता है, फिलहाल अभी नहीं दे रहा है, लेकिन हम तुमको बताएंगे कुछ जगह होता है जहाँ कोनियो काम नहीं करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हेडर फाइल है, अभी इस सबको नहीं देखना है। इसका बस याद रखना तुम लोग, ये थोड़ा सा तुमको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज होगा, मैथ्स का बहुत सारा इसमें फंक्शंस है, ठीक है। जैसे एक तुम लोगों को बता देते हैं अभी तत्काल के लिए, फिलहाल हम सारा मिटा देते हैं और सिर्फ उसको लिखते हैं मैथ डॉट एच, ओके। एक मैथ में फंक्शन आता है तुम लोगों को पावर कैलकुलेट करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे 2 पे पावर 3 करना है और हमको इसको सी आउट करवा देना है।
सी आउट 2 पे पावर 3। तो ये क्या किया, 2 तुम्हारा बेस हुआ और पावर हुआ। इस फंक्शन को याद रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा बेस हुआ, ये तुम्हारा एक्सपोनेंट हुआ जो पावर होता है, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 तुमको कैलकुलेट करके और ये सी आउट कर देगा। तुम इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए लिख सकते हो पावर ऑफ, या फिर कुछ भी लिख सकते हो 2, कैसे लिखें 2 पे पावर 3 ठीक है, वैसे तो नहीं लिखना है, 2 पावर 3 ओके इज। और याद रहे हर एक नया स्टेटमेंट के लिए तुमको ये लेस देन देना होगा। सी आउट का ये रूल है। और कंपाइल, रन, और आ गया 2 पावर 3 इज 8 ओके। तो बताओ किसी को सी आउट और सी इन समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा 1 घंटा लग गया है इसको समझने में, तो अब क्या ही समझोगे। हालांकि इसमें और भी बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फिर लगने लगेगा कि इतना डिफिकल्ट क्यों है भाई। सी आउट इन करने में ही तुम लोगों को टेंशन होने लग जाएगा, ठीक है। सर कोर्स में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे क्या सर? हाँ ज़रूर पढ़ेंगे, और हमको लगता है जल्द ही पढ़ेंगे, ठीक है। हम देखो एक चीज़ कर रहे हैं कि अभी बहुत सारा चीज़ स्किप करके आगे चल रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोगों को स्कोप नहीं बताए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल नहीं बताया, बहुत सारे चीज़ नहीं बताए, ठीक है। वो इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि है ना कि अभी अगर स्कोप बता देंगे, और भी होता है स्टोरेज क्लासेस जो तुमको अभी ही पढ़ लेना चाहिए। मतलब बुक्स वगैरह में देखोगे तुमको अभी ही पढ़ा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमको बहुत दिक्कत होने लगेगा, तुम फंक्शन नहीं जानते हो अभी, तुम अभी कंडीशंस नहीं जानते हो, तो वो सब अगर बताने लगेंगे तुमको दिक्कत होने लगेगा। तो हम लोग वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है उस हिसाब से जिस हिसाब से बुक्स में होता है। हम लोग वो पढ़ेंगे जिसका पहले यूज है उसको पहले पढ़ेंगे। जैसे कि इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कंडीशंस पे चले जाएंगे, इसके बाद सारा चीज़ छोड़ देंगे और डायरेक्ट कंडीशंस पे जाएंगे। कंडीशंस पढ़ने के बाद एक लूप देखेंगे, कोई एक लूप देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद तुम लोग रेडी हो जाओगे कि एटलीस्ट जाके सीपी कर पाओ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी जल्द ही देखेंगे, मेरे ख्याल से 10-15 क्लास होगा, उसके बाद उसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा मैथ्स, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ POW ही है, बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तुमको एक वेबसाइट बताते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को याद रखना। देखो CPP रेफरेंस, ठीक है। इसमें जाओगे, इस वेबसाइट में तुमको हर वो चीज़ मिल जाएगा, इससे तुम हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। तुम इवन इसको अगर मान लो इंटरनेट नहीं है तो तुम इसका जिप फाइल डाउनलोड करके रख सकते हो, और ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हो, पूरा वेबसाइट आ जाएगा। तुमको बस हेडर फाइल का नाम यहाँ पे लिखो, वो क्रिएट अकाउंट सेक्शन है, सॉरी। जैसे कि हम क्या करते हैं ना, ऐसा करते हैं, जैसे देखो तुमको बताते हैं इसको कहाँ से यूज करोगे। तुम इसमें ढूंढोगे हेडर फाइल का सेक्शन कहाँ है, इसमें ऑप्शन आता था सर्च करने के लिए, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सी का रेफरेंस हुआ, सी का भी इसमें है। चलो एक सिमिलर वेबसाइट है उसमें देगा, CPP C प्लस प्लस, ओके, सिमिलर वेबसाइट है। चलो यहाँ पे हेडर फाइल का नाम लिखते हैं, क्या नाम है हेडर फाइल का, मैथ, ठीक है, .h, सिंपली मैथ लिखते हैं, ओके। और मैथ लिखे, ये आ गया math.h, क्लिक किए। देखो अब math.h में जितने भी फंक्शंस तुम्हारे पास मौजूद हैं, ये तुम्हारा फंक्शंस आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तुम्हारा हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, इसी में से हम लोग पावर का भी यूज किएंगे। देखो पावर फंक्शन आ गया, SQRT स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है, क्यूब रूट, ठीक है। एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं ना उसको, एक्सप्लेनेशन खुद दे देता है ये इसका नाम से ही। सीलिंग, फ्लोर, ठीक है, वैल्यू एकदम राउंड अप करने के लिए, राउंड डाउन करने के लिए, एकदम इजी है, ठीक है।
कुछ नया नहीं है। तुमको इसका कोड दिखना है या डिटेल में जानकारी चाहिए तो क्लिक करो, तुमको आ जाएगा। उसका यूज भी करके तुमको दिखा देगा और बहुत अच्छा वेबसाइट है। देखो ये सी पे तुमको यूज करवा के दिखा रहा है, ठीक है। तो सी सी प्लस प्लस दोनों मिल सकता है तुमको, ठीक है। और तुम सी पी पी डॉट एस एच यहाँ पे जाके उस कोड को रन भी करवा सकते हो। तुमको बताए थे इस वेबसाइट के बारे में कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ऑनलाइन रन हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना सारा फंक्शन याद नहीं करना होगा। कुछ ज़रूरी है जो तुमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वही बताए थे। देखो इसमें ज़रूरी क्या क्या हो जाएगा ना तुमको। जैसे देखो हमको याद है हम आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज नहीं किया, ठीक है। ना ही ये हाइपरबोलिक का किए, ना ही इन सबों का किए। लॉग का किए हैं, हमको लगता है मुश्किल से अभी तक में एक दो बार लॉग का किए हैं, लॉग बेस 10 का किए थे बेसिकली, ठीक है। पावर का किए हैं, एस टी आर टी का किए हैं, सी बी आर टी का किए हैं, ठीक है। फिर देखो इसका बहुत यूज करोगे तुम लोग, सील और फ्लोर का राउंड अप राउंड डाउन करने के लिए, ठीक है। बस तुमको बस ये ये तीन फंक्शन और ये दो फंक्शन इसको याद रखना है दिमाग में, बस हो गया तुम्हारा। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ याद नहीं करना पड़ता है। देखो एक चीज हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है, कि तुमको कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे इंटरनेट है तुम्हारे पास, ये बिल्कुल भी बैड हैबिट नहीं है कि अगर तुमको मान लो पावर फंक्शन लिखना नहीं आ रहा है और तुम जाके एक बार गूगल कर लिए, ठीक है, और तुम चेक किए, ठीक है। ऑब्वियसली तुमको एग्जाम के टाइम में ये मतलब क्या बोलते हैं बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम के टाइम में ये सब करने नहीं मिलेगा। एग्जाम है तो तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक कोडर हो ना, तो कहा जाता है कि एक कोडर वो नहीं होता है जो मतलब तुम अच्छा कोड लिख लेते हो जितना तुम्हारा मतलब कितना मेमोरी पावर है, ठीक है। कोडर वही अच्छा होता है जो अच्छे से गूगल कर सकता है, ठीक है। अब ये भी नहीं करना है कि जाके कट कॉपी पेस्ट कर देना है पूरा का पूरा कोड उठा के। तुमको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है। तुम ढूंढोगे तभी ना जब तुमको पता होगा। तुम भूल गए वो अलग बात है, ठीक है। फंक्शंस इतने सारे हैं कि जैसे कभी कभी हमको क्या होता है ना कि कुछ निकालना होता है तो हम गूगल करते हैं कि ऐसा चीज मौजूद भी है कि नहीं, ठीक है। मौजूद है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो सबको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। याद करने वाला चीज तो छोड़ ही दो। 4-5 बार यूज करोगे तुमको फिर याद हो जाएगा, ठीक है। कोड लिखोगे तुमको याद हो जाएगा, तो याद नहीं करना है ना। और सी पी पी रेफरेंस और सी प्लस प्लस डॉट है, ये भी करता था, ठीक है। इसमें भी सर्च करने का ऑप्शन आता था। अभी नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी रहता था, ठीक है। फिलहाल के लिए ये दोनों सिमिलर वेबसाइट है, एकदम बिल्कुल डिट्टो कॉपी है एक दूसरे का। तो करना है, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट से हेल्प ले सकते हो। कोई भी हो तुम एस टी डी आई ओ में भी जाके देखो, एस टी डी आई ओ लिखोगे तो तुमको आ जाएगा। हेडर फाइल का नाम लिखो, तुमको उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। और इसमें जाके देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि होंगे और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम यूज किसका करते हो, सिर्फ प्रिंट एफ स्कैन एफ। देखो एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ है, लेकिन हम लोग कभी इसको यूज नहीं किया। हाँ, एफ गेट्स, एफ गेट सी, एफ गेट्स, इस एफ पुट्स, इस सब का यूज करेंगे। गेट सी, गेट चार, इस सब का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। ये भी क्या करता है, देखो एस टी डी आउट पे राइट करता है जो तुम्हारा ये करता था प्रिंट एफ, ठीक है। तो हम लोग पुट्स गेट्स इस सब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ होता है इम्पोर्टेंट, हर एक फंक्शन का अलग बेनिफिट है, तो देखेंगे। ये यहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो। इस दोनों का रेफरेंस हम डाल देंगे। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है। यहाँ पे कोड तुमको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्प यहाँ से तुम सारा ले सकते हो, ओके। और देखो और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं, टाइम आने पे हम लोग सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम लोगों को और भी कोई सवाल है? इनपुट आउटपुट के बाद अब तुम लोगों को क्या बताएं, आप तो मेरे ख्याल से अब होमवर्क ही ले सकते हो। अब क्या करो, देखो एक चीज़ बताते हैं, कोई भी चीज़ जैसे है ना, वेरिएबल बताते हैं। ये चीज़ बताते हैं। जैसे देखो तुम लोग वेरिएबल बनाना सीखे होगे, ठीक है। वेरिएबल बनाना सीखे होगे। इंट ए इसको लिखे हैं, ठीक है। और हम यहीं पे लिख देते हैं a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। देखो इसको जो बोलते हैं ना, ये तुम्हारा वेरिएबल को तुम क्या किए, डिक्लेयर किए,
ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन और इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये दो टर्म है जिसको तुमको याद रखना है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, डिक्लेयर करना मतलब तुम इस कोड में बताए हो कि हाँ हम ये वेरिएबल को बनाए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम बनाओगे वो डिक्लेरेशन हो गया, उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किए, ये तुम्हारा इनिशियलाइजेशन हुआ। इनिशियलाइज करना उसमें मतलब वैल्यू असाइन करना, इसको असाइनमेंट भी बोल सकते हो, ओके, वैल्यू असाइन करना। अब इसी दोनों को तुम एक साथ कंबाइन कर लो तो ये तुम्हारा एक तरह से वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना हो गया, ठीक है। अगर तुम इसको एक लाइन में लिख देते हो इंट बी इक्वल्स टू 6, ये वेरिएबल डिफाइन करना हो गया तुम्हारा, ठीक है। मतलब दोनों को एक साथ, वेरिएबल डिफाइन करना मतलब दोनों को एक साथ। इवन तुम अगर ये भी इसके लिए भी यूज कर रहे हो वेरिएबल डिफाइन किए तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों यूज होता है इंटरचेंजेबली, हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखो, वेरिएबल असाइन करना ये हुआ, वेरिएबल इनिशियलाइज करना ये हुआ, सॉरी इनिशियलाइज करना बोलते हैं, डिक्लेयर करना ये हुआ, या डिफाइन करना, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, उतना भी नहीं है। और देखो हमेशा याद रखे कि वेरिएबल का यूज तुम तभी करोगे जब उसको पहले बना चुके होगे, बनाए बिना तुम उसको यूज नहीं करना। और हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं ना, ये देखो एक चीज याद रखो, ये जो मेन है ना, इसको बताना था हम लोगों को, ये मेन है ना, ये मेन फंक्शन ही तुम्हारा मेन पार्ट ऑफ कोड है। ऊपर जो भी लिखते हो तुम्हारा कोड में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। हर एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना कंपलसरी है, तुम्हारा सी का प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना कंपलसरी है। अगर तुमको उस फंक्शन को यूजेबल बनाना है तो तुम ऐसे भी देखोगे आगे जाके कि मेन फंक्शन नहीं भी लिखना है तो वो सी प्रोग्राम कहलाएगा, लेकिन तुम्हारा काम वही करेगा जो मेन फंक्शन का अंदर लिखा होगा। और ये भी बताए थे पीडीएफ में हम लिखे हैं कि रिटर्न जीरो तुम्हारा हमेशा लास्ट में होना चाहिए, रिटर्न जीरो के नीचे कुछ लिख देते हो तो वो काम नहीं करेगा। चलो इसको हम चेक करके देखते हैं। फिलहाल हम बी को सी आउट करते हैं, सी आउट बी। तो देखो जी प्लस प्लस 1.c pp power of 2 is 8, 2 power 3 is 8, ओके। क्या सी आउट बी हुआ? नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि जैसे ही वो रिटर्न जीरो देखता है ना, मेन कहता है कि अब मेरा काम खत्म हुआ, वो इसके बाद क्या है वो देखेगा भी नहीं, ठीक है। हालांकि कंपाइलर रीड सारा करता है, लेकिन मेन अपना काम रिटर्न जीरो के ऊपर तक ही करेगा, यहां तक। जैसे वो रिटर्न जीरो देखेगा मेन घर चला गया, आराम करेगा, वो अब कोई काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसको तुमको यूजेबल बनाना है तो भाई ऊपर लिखो, है ना, मतलब उसके बाद तुमको नहीं लिखना है, रिटर्न जीरो के बाद कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। आगे भी तुम अपना खुद का फंक्शन बनाओगे। ये देखो पावर ऑफ 2 87 आ गया, बिल्कुल भी मत सोचना 87 होता है, ठीक है। वो 7 साइड बाय साइड लिखा गया क्योंकि इसके बाद न्यू लाइन नहीं था। तो फिर से देखो न्यू लाइन देने के लिए तुम क्या चालाकी कर सकते हो, या तो ऐसे करके बैकस्लैश एन दे दो या फिर एंड एल लिख दो, एंड ऑफ लाइन, ओके, एंड एल, ऐसे तुम याद कर सकते हो। अब देखो अब तुम्हारा थोड़ा सा यूजेबल होगा, ओके। पावर ऑफ 2 8 और बी, तुम्हारा बी का वैल्यू तुमको यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो रिटर्न जीरो हमेशा सॉरी लाइन मतलब इससे पहले होगा, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें रिटर्न जीरो के बाद तुमको कुछ नहीं लिखना है। अपना खुद का भी फंक्शन आगे जाके बनाओगे तो रिटर्न जीरो के बाद कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और ये वेरिएबल जो है ना, तुम इसको यहां बना सकते हो, यहां के बाहर भी बना सकते हो। इंट सी बना लेते हैं हम, यहाँ पे सी में 8 कर लेते हैं और देखो हम उस सी को भी प्रिंट करवाते हैं, सी आउट सी, ठीक है। और यहाँ पे इंडेल लगाते हैं ताकि बी के बाद हमको एक नया लाइन मिल जाए, ओके। ये क्यों आ गया भाई, ओके। अब देखो वो क्या सी का वैल्यू प्रिंट करेगा, एरर तो नहीं आया, कर दिया, ठीक है। तो देखो ये जो वेरिएबल है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल,
दो तरह के वेरिएबल है तुम्हारा, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हो गया तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल, और ये सब जो वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के अंदर है, ओके, ये सब जो है ये हो गया तुम्हारा लोकल वेरिएबल, एबल, चलो स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल वो होगा जो तुम्हारा मेन फंक्शन के बाहर रहेगा, ठीक है। और लोकल वेरिएबल कौन होगा, ये जो तुम्हारा मेन फंक्शन के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि मेन फंक्शन के ही अंदर, वो आगे जाके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट इफ कंडीशन या कोई भी सॉरी स्टेटमेंट नहीं, इफ कंडीशन या लूप या खुद का भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन का, कोई भी कंडीशंस का, कोई भी लूप का अपना खुद का एक लोकल वेरिएबल हो सकता है। लोकल मतलब हमेशा याद रखना, जिस ब्रैकेट के अंदर वो बनाया जाएगा उसी ब्रैकेट के अंदर उसको एक्सेस करना है तुमको, ठीक है। जिस ब्रैकेट के अंदर बनाओगे उसी ब्रैकेट के अंदर एक्सेस कर सकते हो। क्या ये सी किसी ब्रैकेट के अंदर है? नहीं है। तो इसको अब इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद जितना भी फंक्शंस, अभी तो एक ही फंक्शन है, मेन फंक्शन है, इसमें और भी फंक्शंस होते तो उस सब में तुम इसका यूज कर सकते थे, ठीक है। अभी हम तुमको करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस का तुमको कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, लेकिन अगर और भी फंक्शंस होते तो तुम वहां भी यूज कर सकते थे। देखो SW जैसे ये तुमको फॉर्म एक बना देंगे, ठीक है, गूगल फॉर्म, और उसमें बस तुमको क्या करना है, अपना नाम और आंसर भेज देना है, बस और कुछ नहीं। देखो हम कोशिश करें जब वेबसाइट रन हो जाएगा ना तो उस पर एक होमवर्क सेक्शन डाल देंगे जिस पे तुम लोग अपना सबमिट कर सकते हो। तत्काल के लिए हम लोग जब गिट पढ़ लेंगे तो गिटहब के जरिए होमवर्क को करेंगे, ठीक है। ये सारा होमवर्क गिटहब के जरिए ही करना है। तो चूंकि अभी गिट पढ़ाई नहीं है, नेक्स्ट क्लास में गिट ही सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि होमवर्क जरूरी है, ठीक है, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जब गिट पढ़ लेंगे उसके बाद होमवर्क चालू हो जाएगा और तुम्हारा सीपी चालू हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे हम लोग सारा काम करेंगे। फिलहाल के लिए एक दिन के लिए बस तुम लोगों को कष्ट करना होगा, गूगल फॉर्म पे जाना है और होमवर्क अपना सबमिट कर देना है। कब करना जरूरी है? देखो ग्लोबल वेरिएबल का यूज तब करना जरूरी है जब मान लो, जैसे कि अब मान लो तुमको इस सी को अगर यहाँ बनाते तो इस मेन फंक्शन में ही यूज कर सकते थे ना पंकज। लेकिन अगर हमको कोई ऐसा चीज चाहिए था बनाना है जिसको हम बाकी सारे फंक्शन में भी यूज कर पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। मान लो एक ऐसा हम वेरिएबल बनाएं जिसको बाकी सारा फंक्शन भी चाहेगा कि हम भी उस वेरिएबल का यूज करें, ठीक है। ऐसा सिनारियो आएगा तुम लोगों के साथ और फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसका देखेंगे, ठीक है। उस सिनारियो में तुमको क्या करना है, ग्लोबल बनाना होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तुमको यूज करने से पहले उसको डिफाइन करना होगा, मतलब इसके बाद का लाइन का जितना भी फंक्शन आएगा, कंडीशन आएगा या जो भी चीज़ आएगा उसको यूज कर सकता है इस सी को, ठीक है। ग्लोबल तुमको बनाना है तब जब बाकी सारे फंक्शन भी उस वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। इसी वेरिएबल्स पे स्कोप भी आता है, एक स्कोप का कॉन्सेप्ट होगा, वेरिएबल का स्कोप, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक होता है। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो तुम कि किसी वेरिएबल का स्कोप, स्कोप मतलब वो वेरिएबल अपना वैल्यू कब तक रिटेन करके रखेगा, मतलब कब तक उस वेरिएबल को कहाँ तक तुम यूज कर सकते हो, एक तरह समझो तो, ठीक है। मतलब ये ए है, ए को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्वियसली तुमको बताएं इस ब्रैकेट के अंदर ही यूज करोगे, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर ही अपने ए को तुम यूज कर सकते हो, इससे बाहर जाओगे ए यूजेबल नहीं है क्योंकि ये लोकल है। तो किसी भी लोकल वेरिएबल का स्कोप उसके अंदर ही होता है जहाँ पे वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस फंक्शन में, जिस कंडीशन में या जिस लूप में वो बनाया जाएगा वहीं पे उसका यूज कर सकते हो। ग्लोबल का स्कोप क्या है, उस लाइन के बाद तुम हर एक जगह उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल का स्कोप क्या है, थ्रू आउट योर प्रोग्राम तुम कहीं भी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। बस इतना ही याद रखो फिलहाल के लिए, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह की स्टोरेज क्लासेस देखेंगे, ये सब कितने तरह के होते हैं, ठीक है। हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल तुम लोग देख लिए और इनपुट आउटपुट डेटा टाइप्स सब कुछ हम लोग देख लिए। एक चीज़ याद रखो कि देखो, एक चीज़ हम दो टर्म्स को तुम लोगों को मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करवाएं। एक चीज़ याद रखना
कि वेरिएबल का नाम जो होना चाहिए ना तुम्हारा, कोई भी सी या सी प्लस प्लस का कीवर्ड का नाम मैच नहीं करना चाहिए। मतलब जो हम ये ए बी लिख सक रहे हैं ना, ए बी को हम इसको अभी भी लिख सकते थे, अभी। ओके, एंड नाउ अभी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, ये वेरिएबल नेम परफेक्ट है, और हम इस अभी को सी आउट अभी कर सकते थे। ओके, एकदम परफेक्टली काम करता। ठीक है, लेकिन अब तुम उत्सुकता में आके एक मतलब कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बना देना, इंट मेन। ओके, बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेन इज इक्वल टू 6 4 या कुछ भी नहीं कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो तुम्हारा है ना, ये कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है जो ऑलरेडी, देखो कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं जो हर एक लैंग्वेज अपना कुछ कीवर्ड डिफाइन कर चुका है। आई थिंक पता नहीं कितना कीवर्ड्स है, शायद 27 समथिंग था सी के टाइम में, हो सकता है मे बी नंबर हमको उतना याद नहीं है। ठीक है, तो हम बता देंगे, भेज देंगे तुमको। ठीक है, कीवर्ड का लिस्ट भेज देंगे, या तुम लोग गूगल भी कर सकते हो कितने कीवर्ड्स मौजूद है तुम्हारे पास। तो तुम्हारा वेरिएबल का नाम किसी भी कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब मेन से मैच नहीं करना चाहिए। तुम अपने वेरिएबल का नाम इंट नहीं लिख सकते हो, इंट इंट नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। इंट नहीं लिख सकते हो, मेन नहीं लिख सकते, इंक्लूड नहीं लिख सकते हो, आईओ स्ट्रीम नहीं लिख सकते हो, पता नहीं आईओ स्ट्रीम लिख सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ लो कि वो कीवर्ड जो पहले से डिफाइन किया गया हो सी सी प्लस प्लस के द्वारा, तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तुम लोग अब फिलहाल के लिए इतना करो, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मेरे तरफ से नॉइज बहुत आ रहा है, तुम लोग चैट में या फिर बोल के अपना सवाल लिखो, हम उसका आंसर देते हैं। तत्काल के लिए हम म्यूट कर रहे हैं। ओके, और एंड कर देंगे। तुम लोगों को अगर कोई डाउट है तो तुम पूछो, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। क्या कोई डाउट है? आ, देखो, रिकर्सिव फंक्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे हैं। ओके, तुम लोग डाउट पूछो। ऐसा करते हैं, हम लोग एंड कर देते हैं, और लगता नहीं है तुम लोगों को कोई डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग गिट पढ़ेंगे, गिटहब पढ़ेंगे। ठीक है, और होमवर्क भेज देंगे तुम लोगों को। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।